सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मेंटोर्स इंस्टीट्यूट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CUET 2025 फिजिक्स का चैप्टर 1। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस सीरीज़ में। पहले मैं इस सीरीज़ के बारे में बता दूं। इस सीरीज़ में हम लोग सबसे पहले लेक्चर में हम क्या करते हैं कि शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं। वही क्लास ट्वेल्थ का जो भी सिलेबस है वो पूरा क्लास ट्वेल्थ का सिलेबस है। उसके बाद चूँकि हमें क्वेश्चन MCQ के फॉर्मेट में आता है CUET में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस हैं MCQ फॉर्मेट में उन सभी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे। 30 से 40 क्वेश्चन हर चैप्टर से करवाने का इस बार एम रखा हमने इस वाले सीरीज में। तो इसमें स्टार्टिंग के 15 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए रहेगा, और बाद के 10 से 15 क्वेश्चन हर चैप्टर से जो PYQs है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 1। और चैप्टर 1 में पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी। CUET 2025 के लिए फिजिक्स से पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। पहले क्वेश्चन में ये बताया गया कि संश्लेषित वस्तुओं को उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनने अथवा चिंगारियां दिखाई देने का कारण है। जो हम कपड़े वगैरह पहनते हैं उसे उतारते समय क्या होता है कि चट चट की आवाज़ सुनाई देती है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है आयनों की वायु में गति, इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण प्रघाती तरंगों का निर्माण। तीसरा ऑप्शन है विद्युत निरावेशन, या व्याख्या नहीं किया जा सकता। हमें पता है कि जब हम कपड़े वगैरह पहनते हैं तो घर्षण के कारण क्या आ जाता है, उस पर आवेश आ जाता है। तो हम जब उतारते हैं तो वहां से क्या होता है, विद्युत निरावेशन होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, वांडरवाल्स, स्थिर वैद्युत और नाभिकीय बलों में किन बलों द्वारा न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल को समझाया जा सकता है। ठीक है, ये चार बल दिया गया है। पहला गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय, वांडरवाल्स, स्थिर वैद्युत और नाभिकीय बल। हमें पता है गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच लगता है? द्रव्यमानों के बीच। विद्युत चुंबकीय बल किसके बीच लगता है? चुंबकों के बीच। वंडरवाल इसी तरीके से स्थिर वैद्युत बल किसके बीच लगता है? आवेशों के बीच लगता है। ये किसके बीच लगता है? आवेशों के। और नाभिकीय बल किसके बीच लगता है? नाभिकों के मध्य लगता है। तो ये कह रहा है किन बलों द्वारा न्यूट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल को समझाया जाता है। हमें पता है न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होता है? शून्य होता है। आवेश कितना होता है? इस पे शून्य होता है। इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान जरूर होता है। इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है, लेकिन आवेश क्या होता है? शून्य होता है। तो द्रव्यमान के कारण इस पे गुरुत्वाकर्षण बल तो लग सकता है, लेकिन आवेश न होने के कारण इस पे हम स्थिर वैद्युत बल नहीं लग सकता। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। स्थिर वैद्युत, भाई सिंपल सी बात है, इस पे आवेश है ही ना, तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर इसमें भी आ रहा है स्थिर वैद्युत, ये भी गलत हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण और नाभिकीय, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, और नाभिकीय बल चूंकि नाभिक पे लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड ये है, सामान्यतः ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों से धातु की चैन लटकाई जाती है। इसका कारण क्या होता है? जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जैसे कि पेट्रोल वगैरह की गाड़ी लेके जाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि धातु की चैन एक लटका दी जाती है। इसमें ऑप्शंस हैं, इसकी चाल नियंत्रित रहती है, इससे कोई लेना देना नहीं। पृथ्वी के समीप वाहन के गुरुत्व को बनाए रखता है, इससे भी लेना देना। पृथ्वी से वाहन का संपर्क बनाए रखने के लिए, हाँ ये ऑप्शन क्या है? हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, थर्ड का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अल्प व्यास की समीपस्थ, समीपस्थ का मतलब होता है पास में रखे हुए। ठीक है, तो यह क्वेश्चन, अल्प व्यास की समीपस्थ लटकी दो गेंदों के निकट यदि फर्श से रगड़ी हुई प्लास्टिक छड़ को लाया जाता है, तब निम्न में से कौन सा चित्र अंतिम विन्यास को दर्शाता है? इसका कहने का मतलब क्या है? सपोज कर लो हमने एक ये लिया, इसमें हमने क्या कर दिया, दो बॉल लटका दिया। एक ये है और दूसरा ये रहा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक के छड़ पे किसी फर्श से, इस तरीके से, ये प्लास्टिक का छड़ सपोज कर लो, इस पे हम क्या करते हैं, फर्श से रगड़ते हैं। तो होता क्या है, इस पे चूंकि संपर्क द्वारा आवेशन करते हैं ना, इस पे रगड़ते हैं तो संपर्क द्वारा आवेशन आ जाता है। और इस जो भी प्लास्टिक का छड़ होगा, इस पे क्या आ जाता है? एक आवेश आ जाता है। जैसे हम इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, सपोज कर लो कि इस पे क्या आ जाता है? धनावेश आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों पे आवेश ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी आवेश आ जाता है। तो ये दोनों पे क्या आ जाएगा? समान आवेश आ जाएगा। समान आवेश आने से ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चित्र में दिखाया गया उपकरण प्रयुक्त होता है। ये जो एक चित्र में दिखाया गया उपकरण है, ये क्या, किस चीज के लिए? किसी तरल आयनों की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा, दूरी r पर स्थित दो बिंदु
आवेश Q1 तथा Q2 के मध्य क्रियाशील बल का परिमाण। देखो क्या है, क्वेश्चन को घुमाया गया है। अब यहाँ पे डायरेक्ट कूलाम का नियम न पूछ के ये बताया गया कि r दूरी पर दो, एक सपोज कर लो आवेश Q1 यहाँ है और आवेश Q2 यहाँ है, इनके बीच की दूरी कितना है, इनके बीच की दूरी r है। तो ये कह रहा है इनके मध्य क्रियाशील बल, बल कितना होता है हमें पता है कि F समानुपाती आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर मैं इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मान लूँ तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाता है कि नियतांक आ जाता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा देखना। पहला है F इज इक्वल्स टू ये K Q1 Q2 अपॉन आर, ये तो गलत है। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, मान लो किसी धात्विक गोले पर आवेश Q है। यदि इस गोले को एक दूसरे समरूप अनावेशित गोले के साथ संपर्क में रखा जाता है तो आवेश दोनों गोलों पर पूर्णतः वितरित हो जाता है। ये इनकरेक्ट है। आवेश डैश होगा जब दो आवेशित गोलों के मध्य की दूरी इस प्रकार बदल दी जाती है कि यह प्रारंभिक दूरी की आधी रह जाती है तो उनके मध्य बल डैश होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते देखो। पहली बात ये बताया जा रहा है, सपोज कर लो एक, तो एक क्या है गोला है जिस पर आवेश कितना है Q है, और इसको क्या करते हैं दूसरे इसी तरीके के गोले के संपर्क में रखते हैं। कांटेक्ट में जब हम रखते हैं तो क्या होता है हमें पता होना चाहिए कि जब दो गोलों को कांटेक्ट में रखते हैं तो इस पे आवेश क्या हो जाता है बराबर बराबर चला जाता है। ये अनावेशित है तो इस पे आवेश कितना होगा 0। तो दोनों पे अब आवेश कितना कितना हो जाएगा भाई, इस पे Q है और इस पे 0। तो आवेश कितना हो जाएगा, समान रूप से बांट दो तो Q प्लस 0/2, तो कितना हो जाएगा Q/2। मतलब इस पे भी Q/2 और इस पे भी Q/2, तो आवेश कितना हो जाएगा इसमें Q/2 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं जब दोनों दो आवेशित गोलों के मध्य की दूरी इस प्रकार बदली जाती है कि ये प्रारंभिक दूरी की आधी रह जाती है। अब ये कह रहा है कि दूरी को क्या किया जाता है, दूरी को इस प्रकार बदली जाती है कि प्रारंभिक का क्या रह जाता है, आधी रह जाती है, तो उनके मध्य बल डैश होगा। तो बल कितना गुना होगा हमें पता है, बल दूरी पे किस प्रकार निर्भर करता है 1/r²। अगर दूरी को तुम क्या करोगे कम करोगे, दूरी को क्या करोगे घटाओगे तो बल क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब दूरी कितना किया जा रहा है, आधी किया जाएगा। आधी का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो बल क्या हो जाएगा, इसको दूरी अगर आधी करोगे तो बल 4 गुना बढ़ जाएगा। बल कितना गुना हो जाएगा, बल ये सिंपली 4 गुना बढ़ जाएगा। बल क्या हो जाएगा 4 गुना से बढ़ जाता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये हम लिख देंगे 4 गुना। तो आवेश तो हो जाएगा Q/2 और दूरी कितना, सॉरी बल कितना हो जाएगा 4 गुना। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे पास करेक्ट आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल क्वेश्चन है, दो आवेशों Q1 और Q2, दो आवेश क्या क्या है Q1 और Q2 के मध्य की दूरी r है जिससे उनके मध्य बल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के समानुपाती है। तब समानुपाती नहीं था, अरे वही है कूलाम का नियम, हमें पता है कि अब समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आता है। जब समानुपाती हटाते तो क्या आ जाता है यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं समानुपाती नियतांक। इसको हम क्या कहते हैं समानुपाती नियतांक। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ε0/4π गलत है, 4πε0 गलत है, 1/4πε, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आवेशों के विन्यास में Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर बल होगा। आवेशों के विन्यास में Q2, ये वही है क्या नाम है जो कहते हो ना उसको क्या नाम है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण हम कैसे करते हैं, सदिश निरूपण पता है ना इसको, सदिश निरूपण हम किस तरीके से करते हैं, एफ दूसरे के कारण पहले पर बल, F21 का मतलब क्या होता है दूसरे कारण पहले पर बल 1/4πε0, ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर r⁻²1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वही सदिश निरूपण है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, रैखिक आवेश घनत्व की विमा। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, या तो अगर लेमडा इज इक्वल्स टू Q/L, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम क्या कहते थे रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसे कहते हैं। तो क्या हो जाएगा इसकी विमा, Q बराबर IT से निकालोगे तो I का क्या होता है A और T का तो T ले लोगे, ठीक है। तो आवेश का क्या होता है AT और अपन लंबाई के लिए क्या लोगे
एल, तो क्या बन जाएगा ये, इसकी भी मान एम जीरो, अच्छा एम तो है ही नहीं इसमें, एक मिनट सॉरी, इसे मैं मिटा दूँ, एम का कोई रूल ही नहीं। तो एल ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एल माइनस वन ए टी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, एल माइनस वन टी ए कर दो ए टी कर दो, बात सेम है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है। आवेशों का जो वितरण होता है, वितरण का मतलब क्या होता है, बढ़ता किस तरीके से, सतत आवेश वितरण किस किस कितने प्रकार का होता है। देखो, सतत आवेश वितरण मेनली तीन प्रकार का होता है। पहला होता है रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, जिसे हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है क्यू अपॉन एल। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व। दूसरा होता है क्षेत्रफलीय या सतह के, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। उसके बाद आता है तीसरा, तीसरा होता है आयतनात्मक आवेश घनत्व, आयतनात्मक आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है क्यू अपॉन आयतन के, एकांक आयतन में उपस्थित। तो ये मेनली क्या होता है, तीन प्रकार का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा हम, कि 15 × 10 की पावर माइनस 4 कूलम के किसी आवेश पर इतना न्यूटन का बल लगता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें हमें पता है, ये क्या गिवन है, इतना कूलम, मतलब ये क्यू की वैल्यू गिवन है, इतना न्यूटन बल लगता मतलब फोर्स गिवन है। चलो इसको हल कर लेते हैं, सोल्यूशन क्या है इसका। आवेश गिवन है, क्यू बराबर क्या है, 15 × 10 की पावर माइनस 4 कूलम, और आवे बल कितना है, एफ इज इक्वल्स टू 2.25 न्यूटन, ठीक है। मतलब लगता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन, ई इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू होता है। तो ई इज इक्वल्स टू निकाल लो, एफ की वैल्यू कितना है, 2.25 अपॉन आवेश कितना है, 15 × 10 की पावर माइनस 4। तो 15 से ये 15 बार में कैंसिल आउट हो, 1.5 टाइम, सॉरी एक मिनट, 15 से ये कितने टाइम्स कैंसिल आउट होगा, इसको अगर कैंसिल आउट करो तो ये हो जाएगा 15, 15 या 25, डेसिमल 2 डिजिट पहले, 10 की पावर माइनस 4, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +4, तो 0.15 × 10 की पावर 4। अच्छा, हालांकि इस तरीके से गिवन ही ना है इसको, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा एक्सपेंड कर दो, 0.15 × 10 की पावर 4 का मतलब 4 जीरो लगा दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 1500, 1500, और क्या आ जाता है, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम कर दो, न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारे पास, करेक्ट होगा। चलो चल, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कि ये कह रहा है +10 × 8 गुलाम तथा -10 की पावर -8 गुलाम के दो बिंदु आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 है, जो 0.1 मीटर की दूरी पर रखे। देखो, यहाँ पे आवेश क्या है, Q1 है, और यहाँ पे आवेश क्या है, Q2 है, इनके बीच की दूरी कितना है, 0.1 मीटर है, ठीक है। तब ए तथा सी पर विद्युत क्षेत्रों के परिमाण का अनुपात होगा। तो अब हमसे ये पूछा जा रहा है, इस बिंदु ए पर और फिर सी पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, मान लो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ई आएगा, और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र में क्या निकालूंगा, ई डैश। तो इनके परिमाणों का अनुपात, परिमाण का अनुपात का मतलब क्या है, हमें निकालना है ई अपॉन ई डैश क्या आएगा, ई अपॉन ई डैश की वैल्यू क्या। तो पहले हम ई निकाल लेते हैं, ए पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना हो, देखो Q1 के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र यहाँ, अच्छा वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होता है, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन प्लस से दूर की ओर होगा, इसको मैं मान ले रहा हूँ E1, ठीक है। माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, वो भी इसी डायरेक्शन माइनस की ओर होता है, वो क्या हो जाएगा, E2। अच्छा, E1 और E2 का परिमाण सेम होगा, क्यों होगा, क्योंकि आवेश का मान क्या है, समान है, और दूरी कितना है दोनों में, यहाँ पे 0.05 और यहाँ पे भी क्या है, 0.05। तो ई किसके इक्वल हो जाएगा, ई हो जाएगा, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 कितना हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है K Q/R², ठीक है। तो K की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹, क्यू आवेश कितना है, 10 की पावर -8, अपॉन आर, आर का मतलब क्या है, 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है।
प्लस E2 भी सेम है, तो 9 × 10⁻9 गुना 10⁻−8 अपोन 0.05 का होल स्क्वायर। दोनों जब सेम है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 9 से पहले क्या कर दो, 2 लगा दो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 2 × 9 × 10⁻8 अपोन, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे देख लेते हैं। और फिर से करते हैं जो, देखो क्या है, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, ई की वैल्यू निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा, ये तो 2 बार है तो यहाँ 2 × 9 गुना 10⁻9 में से 8 के क्या बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा, अपन में 0.05 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 2 से 4, 2 डिजिट है ना डेसिमल से पहले, तो 4 आ जाएगा, 1 2 3 4, डेसिमल यहाँ लगा दो, अगर डेसिमल हटाओगे यहाँ से तो कितने, 1 2 3 4 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 4, अब कैंसिल आउट करना, 25 × 100, यहाँ से तो 4 आ जाएगा, तो ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18, 18 × 4 = 72, और उसके बाद 1 2 3 0, 1 2 3 0, इतना न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब ई डैश निकालेंगे, ई डैश कैसे निकालेंगे, देखो ई डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्लस Q1 के कारण यहाँ पे प्लस से क्या होता है दूर की ओर, तो इसको मैं नाम दे दूंगा E1 डैश, इसका नाम क्या हो जाएगा, और माइनस की ओर होता तो माइनस की ओर हो जाए, इसको मैं नाम क्या दे दूंगा, E2 डैश। अच्छा देखना ध्यान से, अब इसको, चूंकि हमें पता है ये एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है, मैं इसके समांतर इस वाले लाइन के पैरेलल में क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये डैश 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 करके, जो कि किसके समांतर है, इस वाले लाइन के समांतर। अब इसको E1 डैश को मैं 2 पार्ट में तोड़ता हूँ, अच्छा ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ, इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर डिकम्पोजिशन, देखो अगर कोई वेक्टर इस तरीके से है तो इसको कैसे तोड़ते हैं, एक इधर और एक इसके परपेंडिकुलर, तो अगर थीटा मैं यहाँ लेता हूँ तो ये वाला क्या हो जाता है, ई कॉस थीटा, और ऊपर वाला क्या हो जाता है, ई साइन थीटा। तो इसी तरीके से इस साइड वाला क्या हो जाएगा हमारा, E1 डैश कॉस 60, और इसके परपेंडिकुलर जो जाएगा इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, E1 डैश साइन 60। ठीक है, सिमिलरली मैं इस वाले वेक्टर E2 को ब्रेक करूँ, E2 डैश को, E2 डैश का भी भाई सिंपल सी बात है, ये भी क्या होगा 60 डिग्री, तो इस साइड वाला क्या हो जाएगा इसका, E2 डैश कॉस 60, और नीचे की ओर एक जो दूसरा आएगा वो क्या हो जाएगा, E2 डैश साइन 60। देखो इसको मैंने कैसे ब्रेक किया, कोई वेक्टर इस तरीके से था तो मैंने क्या किया, एक इधर ब्रेक कर दिया इसका एक कंपोनेंट, और दूसरा कंपोनेंट कहाँ, नीचे को, अगर ये थीटा था तो ये क्या हो जाएगा, सपोज कर लो लेट से ये ए है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और नीचे वाला क्या हो जाता है, ए साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है मैं इन्हें थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ देखना ध्यान से इस वाले में, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, प्लेट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ ये, ठीक है, देखो, अच्छा हमें ये पता है कि ई डैश साइन 60 और ई डैश साइन 60 दोनों सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, और ये दोनों परिणामी क्या हो जाएगा, ये भी दोनों ई डैश कोस 60, E1 डैश कोस 60, E2 डैश कोस 60, दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो परिणामी कितना हो जाएगा, ई डैश की वैल्यू 2E और कॉस 60, वैल्यू यहाँ रख दो, दो ई डैश कितना हो जाएगा, के क्यू कितना हमारा, चलो क्यू ही रख देता हूँ, अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना 0.1, इसका स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 की वैल्यू शायद 1.2 होता है, वैल्यू रख दो, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, के की वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁻9, क्यू आवेश कितना हमारे पास, 10⁻−8, अपन आर कितना हमारे पास, आर है 0.1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 0.9/0.01 का स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा ये 9 - 8 क्या बचा 10, तो ये आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो और ऊपर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9000, ये कितना हो जाएगा, ई डैश की वैल्यू 9000। तो हमें अब निकालना, फाइंड आउट क्या करना था यहाँ पे, ई अपॉन ई डैश, ई अपॉन ई डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा,
ई की वैल्यू है 72,000, 72,000 अपोन में क्या है 9,000 है, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 9 थे 72, मतलब 8:1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी। ये वाला क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि एक समान रूप से आवेशित गोले का कुल आवेश Q व त्रिज्या R है, जिसे केंद्र से दूरी के फलन विद्युत क्षेत्र E को आरेखित किया जाता है। कौन सा ग्राफ इसके लिए हमें पूछना है? हमें पता है कि सपोज कर लो कि कोई आवेशित गोला है, उसके केंद्र पर उसके भीतर क्या होता है, आवेश क्या होता है उसके भीतर, शून्य होता है। लेकिन जैसे जैसे वो दूरी बढ़ते जाएंगे तो यहाँ तक तो इस पे आवेश क्या होगा, बढ़ेगा, सतह तक तो आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। और चूंकि ई इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है आर स्क्वायर के, तो इससे दूर जैसे जाओगे, अगर दूरी बढ़ता जाएगा तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, घटता जाएगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है ना, पहले एक लिमिट तक बढ़ता है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, सडनली डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में भी हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, और उससे नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो हम PYQ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर